अच्छा जी, कल जो हमारा टॉपिक हमने लास्ट ख़त्म किया था, वो बेसिकली हमने मार्केट स्ट्रक्चर देखा था बीसीजी के हिसाब से। अच्छा, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम रिस्क को कैसे देखेंगे, हायर रिस्क कहाँ होगा, लोअर रिस्क कहाँ होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो आपके सामने मैट्रिक्स है, इसको हमने देखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मार्केट शेयर के हिसाब से हम बीसीजी ग्रुप को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर इस मैट्रिक्स को थोड़ा-सा बड़ा करें, थोड़ा-सा बड़ा करने से मुराद क्या है कि अब आप कंपनी से निकल के आप इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं और बिज़नेस स्ट्रेंथन की बात करते हैं, तो ये मैट्रिक्स कैसे चेंज होता है? मैट्रिक्स ऐसे चेंज होता है कि देखिए आपके पास हाई, मीडियम एंड लो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है? जब अगर आप एक इंडस्ट्री के अंदर मूव करते हैं, ठीक है? और आप स्टार्स के ऊपर पहुँचते हैं, तो स्टार्स का मतलब है जहाँ आपने इन्वेस्ट करना है और फर्दर ग्लो ग्रो करना है। यहाँ से आप ड्रॉप करते हैं काउज़ की तरफ और काउज़ की तरफ से आप मूव करते हैं डॉग्स की तरफ। जब आप काऊ की तरफ मूव करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, लेकिन इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस इंडस्ट्री के अंदर से जो हार्वेस्टिंग है वो आपकी ज़्यादा होती है। जैसे ही आप मूव करते हैं उसके बाद डॉग्स की तरफ, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, जिसको डाइवेस्ट भी लिखा हुआ है और हार्वेस्ट भी लिखा हुआ है। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विथड्रॉ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ताकि आपकी जो अमाउंट है वो सिक्योर हो जाए, ताकि यहाँ से जो दोबारा आप स्टार्ट करेंगे इन्वेस्ट करने के बाद, तो आप दोबारा से क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क की तरफ मूव करेंगे। ये बीसीजी का के अंदर एक एडिशन है जहाँ आप बेसिकली मार्केट से निकल के इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं और लेटर ऑन इंडस्ट्री से निकलकर हम लोग मूव करते हैं कंट्री लेवल के ऊपर। कंट्री लेवल से क्या मुराद है, जब आप क्रॉस बॉर्डर बिजनेसेस करते हैं, क्रॉस बॉर्डर बिजनेसेस क्या होते हैं, जब आप अपने बॉर्डर से मूव करते हैं नेक्स्ट बॉर्डर की तरफ, तो उनको हम क्रॉस बॉर्डर बिजनेसेस कहते हैं। यहाँ भी तरीकाकार सेम है, कंट्री अट्रैक्टिवनेस और साथ जो है बिजनेस स्ट्रेंथ, और इन्वेस्ट किस जगह पे करेंगे जहां आपके पास स्टार्स होंगे, और डाइवेस्ट कहाँ करेंगे जहां आप डॉग्स की सूरत हाल में आ जाएंगे। तो बीसीजी ग्रुप जो है या बीसीजी कंसल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो काफ़ी हेल्प करता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने में। यहाँ कुछ 5 पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो 5 टर्मिनोलॉजीज़ जिसको हमने देखना है। पहला है व्हेन दे कॉल हाउ टू रूल्स। एग्ज़ाम्पल क्या है कि आपने टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ देखनी है कि स्ट्रेटजी एज़ अ हाउ टू रूल। आपने जो स्ट्रेटजी डिफ़ाइन की है, ठीक है? उसकी कम्पेटिटिवनेस आपकी जो स्टाफ़ है, टेक्निकल स्टाफ़ वो बताएगा कि आपने जो स्ट्रेटजी डिवाइस की है, क्या वो रूल करेगी या नहीं करेगी। एक सिंपल सी एग्जांपल ये है कि हम जब भी एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो हम एक्सपर्ट्स की बात पे ज़्यादा यकीन करते हैं इन विद रिस्पेक्ट टू एक कोई लेमैन बात करे, सो दैट मीन्स कि हम स्ट्रेटजी के रूल की बात यानी स्ट्रेटजी जो डिवाइस की है उसके इम्प्लीमेंट और उसके सक्सेसफुल होने की बात उस वक्त करेंगे जब हमारे पास कोई टेक्निकल लेबरेशन होगी, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट ये है कि बाउंड्री रूल डिफाइन करने हैं। बाउंड्री रूल रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड मर्जर के आपने किन फर्म्स को परचेज करना है। जैसे सिस्को की यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि सिस्को ने कहा कि रिलेटिवली स्मॉल इन साइज विद हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर, यानी सिस्को का टारगेट ये था कि अपनी बाउंड्री के हवाले से कि मैंने उन फर्म्स को हमेशा एक्वायर करना है या उन फर्म की तरफ तवज्जो देनी है मर्ज और एक्विजिशन के हवाले से जो रिलेटिवली साइज में छोटी हों, लेकिन उनका जो स्टाफ है वो हाईली कैपेबल, हाईली क्वालिफाइड हो। थर्ड है जी, आपने प्रायोरिटी रूल्स को डिफाइन करना है। प्रायोरिटी रूल्स क्या, आपके टाइमिंग रूल्स, सिंक्रोनाइजेशन विद द पेस ऑफ इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज, सॉरी, ग्रॉस मार्जिन ग्रोथ। आपने टाइमिंग, आपने रूल्स को डिफाइन, प्रायोरिटी डिफाइन करनी है कि आपने उसके अंदर से इनकम लेनी है या सेल्स लेनी है, जो हम पीछे बात कर चुके हैं। हमने कहा था कि मर्जर एक्विजिशन के अंदर दो बेसिक क्वेश्चन है कि पहला ये है कि व्हाई यू वांट टू मर्ज और एक्वायर, सेकंड वाज सेल्स और इनकम। तो ये आपने रूल डिफाइन करना है कि आपने ग्रॉस मार्जिन के ऊपर काम करना है या आपने नेट इनकम के ऊपर काम करना है, ये आपका प्रायोरिटी होगा। फोर्थ है आपका टाइमिंग रूल्स सिंक्रोनाइज मैनेजर विद द पेस ऑफ इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ उसने नॉर्टेल की एग्जांपल दी है। नॉर्टेल इज वन ऑफ द कंपनी जिसकी प्रायोरिटी ये थी कि हमने प्रोडक्ट को कब डेवलप करना है और कब उसको डिलीवर करना है। उसकी प्रायोरिटी में ये था कि राइट टाइम पे प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए
और राइट टाइम पे उसको डिलीवर किया जाए, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई क्या कहते हैं कोई हिच क्रिएट होगी तो अल्टीमेटली अगर आप प्रोडक्ट को अर्ली लॉन्च करते हैं एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर लेट लॉन्च करते हैं तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी इसी तरह है कि अर्ली डेवलपमेंट कॉस्ट करती है और लेट डेवलपमेंट भी कॉस्ट करती है। तो राइट टाइम पे उसको डेवलप करना और राइट टाइम पे डिलीवर करना, ये भी आपकी सिंक्रोनाइजेशन है। नेक्स्ट है आपका एग्जिट रूल। एग्जिट रूल का मतलब ये होता है कि जब बड़ी फर्म्स छोटी फर्म्स के अंदर एज अ प्राइवेट इक्विटी होल्डर या सिर्फ हम आम जुबान में कहें इन्वेस्टर के तौर पर इन्वेस्ट करें और कुछ अरसे के बाद वहां से निकल जाएं, इसको हम कहते हैं लिवरेज बाय आउट। क्या आप किसी कंपनी का रिस्क बाय करते हैं, यानी आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं थ्रू इक्विटी, कुछ अर्सा तक उस फर्म के साथ काम करते हैं और लेटर ऑन एग्जिट कर जाते हैं। एग्जिट करने का मतलब है अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हैं। इसको बेसिकली हम कहते हैं कि प्राइवेट इक्विटी फर्म या लेवरेज बाय आउट, या अपनी इन्वेस्टमेंट की और आपने निकाल लिया। इस सूरत हाल में अगर आप कोई मर्जर एक्विजिशन करते हैं तब आपको अपना एग्जिट डिफाइन करना पड़ता है। यानी एक एक्विजिशन तो वो है और मर्जर वो है जो लाइफ टाइम चलेगा, दूसरा है आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम पीरियड जिसमें आपने इन होना है और कुछ अरसे के बाद एग्जिट हो जाना है। सो दैट केस आप इन और आउट होने की अपनी डेफिनेशन देंगे। अच्छा जी दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। पहला क्या है, असेसमेंट ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल फैक्टर जब चेंज होंगे तो आपने उनको देखना है। एवोल्यूशन इवैल्यूएशन ऑफ कंपनी कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। कैपेबिलिटीज और जो लिमिटेशंस हैं ऑब्वियस कि आपको अपने रिसोर्सेज को देखना है, रिसोर्सेज के हिसाब से प्लान करना है। असेसमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर हमें कैसे देखता है या हमें कैसे परसीव करता है उसको देखना है। एनालिसिस ऑफ कंपनी कंपैटिटर इंडस्ट्री डोमेस्टिक इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल इकोनॉमीज। ये वही कंपेटिटिव पॉइंट है कि कंपनी का कंपेटिटर्स, इंडस्ट्री की मूवमेंट, डोमेस्टिक इकोनॉमी कैसे आपको सपोर्ट कर रही है और इंटरनेशनल इकोनॉमीज किस साइड पे जा रही हैं, ये भी देखना है। फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन गोल्स एंड पॉलिसीज फॉर मास्टर स्ट्रेटजी। आपने मिशन गोल्स एंड पॉलिसीज बनानी है मेन स्ट्रेटजी के लिए। देखें सबसे ज्यादा बड़ा होता है विजन, उसके बाद मिशन, और मिशन के बाद आप उस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए छोटे छोटे एटम्स बना देते हैं। ये सारा कुछ आपकी मास्टर स्ट्रेटजी में लिखा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिविटी टू क्रिटिकल एनवायरमेंटल चैलेंजेस। अगर कोई इन्वायरमेंटल चैलेंजेस या इन्वायरमेंटल क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल चेंज आता है उसके मुताबिक आप कितने सेंसिटिव हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अपनी फर्म की इंटरनल मेजरमेंट जो है परफॉर्मेंस की वो करना भी बहुत ज़रूरी है कि फर्म की एफिशिएंसी किस लेवल के ऊपर है। आइदर फर्म जो है नंबर ऑफ रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर लेती है नंबर ऑफ आउटपुट के ऊपर, और आपके नंबर ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ आउटपुट। यानी आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 80 प्रोड्यूस होते हैं, 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 95 प्रोड्यूस होते हैं, और 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 99 प्रोड्यूस होते हैं। तो इन तीन लेवल्स के ऊपर बेसिकली एफिशिएंसी 85 के ऊपर सबसे कम एफिशिएंसी है, 95 के ऊपर उससे थोड़ी बेहतर है, और 99 के ऊपर सबसे ज़्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस टू। Formulation of middle range program, सॉरी फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स। लॉन्ग रेंज आप अपने 10 साल 20 साल की स्ट्रेटजी भी बनाएं। फॉर्मुलेशन ऑफ मिडल रेंज जहां आप डिफाइन करते हैं 4 से 5 साल, और शॉर्ट रेंज में आप 1 साल की स्ट्रेटजी भी डिफाइन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग एंड अदर मेथड टू इम्प्लीमेंट ऑल प्रोसीडिंग एग्रीमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को आपने फाइनेंस कैसे करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब तक फाइनेंसिंग नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल मुश्किल है। तो ऑर्गेनाइजेशन का सारी स्ट्रेटजी बेसिकली डिपेंडेंट होती है आपके फाइनेंशियल प्लान के ऊपर। जब आपके पास फाइनेंशियल प्लान क्रिएट हो जाता है देन यू गो फॉर एनी अदर प्लान, यू कैन गो फॉर एनी अदर प्लान। Information flow and feedback system for continued repetition of all essential elements and for adjustment and changes at each stage। जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन इंक्रीज होती जाती है और जैसे जैसे आपको फीडबैक्स मिलते जाते हैं वैसे वैसे आप कंटिन्यू करते हैं आगे अपनी स्ट्रेटजी के अंदर चेंजेस लेके आते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी इज नॉट स्टैटिक, स्ट्रेटजी इज ऑलवेज डायनामिक। रिव्यू एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑल प्रोसेस। जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ मास्टर प्लान में डिवाइस की और उसके बाद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स को डिवाइन किया, इनकी वैल्यूएशन ज़रूरी है। तो आपने अपने तमाम मास्टर्स प्लान को और उसके बाद जो फॉर्मुलेशन है स्ट्रेटजी की उसको डिफाइन करने के बाद वैल्यूएट लाजमी करना है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ मर्जर स्ट्रेटजी। आपने मर्जर की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, सबसे पहले देखना है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस का क्या मतलब है कि जिस इंडस्ट्री में आप बेसिकली काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री आपको के मर्जर्स को, एक्विजिशंस को सपोर्ट करती है या नहीं करती। अगर सपोर्ट करती है तो किन किन एलिमेंट्स की बेस के ऊपर करती है। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें कि लेट्स सपोज कि बैंक ने बैंक के साथ मर्ज करना है या इंश्योरेंस फर्म ने इंश्योरेंस फर्म के साथ मर्ज करना है, तो ये बेसिकली फाइनेंशियल इंडस्ट्री है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है स्टेट बैंक। सो इसका मतलब